नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हम बात किए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस हो गई थी। उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाना था, प्लांट सेल और एनिमल सेल। कहीं पर भी जो 9th पढ़े होंगे अच्छे से वहाँ मिला रहा होगा, उसी को बना लीजिएगा। सेम केवल वहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लीजिएगा। उसके बाद चार्ट बात हुई थी पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिका के भाग में। तो उसमें देखिए पहला भाग था सेल कवरिंग, जिसमें था पढ़ना आपको कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल वॉल क्या चीज़ होती हैं? कोशिका भित्ति। हेडिंग यही बनेगी, कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है कि पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है, उसी भित्ति को कहा जाता है कोशिका भित्ति, जो कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है। यह पूर्णतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद उसके बाद इसकी संरचना कैसी होती है तो उसको जानना होगा। तो देखिए इसको कैसे दिखाया जाएगा संरचना में, तो ध्यान से देखिए। कोई भी सेल है अगर जॉइंट है तो वहाँ से उसको कहीं से भी काट लीजिए। काटने के बाद इसको हल्का सा जूम कर अगर दिखाएंगे तो देखिए कैसी संरचना आएगी। देखिए हमने काट दिया उस भाग को तो ऐसी संरचना आएगी, ऐसी संरचना। बस उसी को बड़ा कर हमने दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कितना भाग है। तो इसको देखिए, टोटल भाग को आपको समझना होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहला जो लेयर होता है उसे कहा जाता है मिडिल लैमिली या लैमिलर होता है, मध्य पटलिका। हिंदी अगर लिखना चाहेंगे तो मध्य पटलिका लिख लीजिएगा यहीं पर, मध्य पटलिका। उसके बाद इससे जो सटी हुई लेयर पाई जाती है वह होती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल यानी प्राथमिक कोशा भित्ति। ठीक है, उसके बाद यह जो बीच वाला भाग होता है, देखिए इससे बाहर की तरफ चलेंगे तब यह पहली लेयर हो गई, फिर यह दूसरी लेयर हो गई। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशा भित्ति, हिंदी लिखते रहिएगा। उसके बाद यह जो थर्ड हो गया तो इसे कहा जाता है टर्शियरी सेल वॉल यानी तृतीय कोशा भित्ति। उसके बाद यह जो रेड रंग का हम बनाए हैं एकदम बाहरी वाला लेयर, देखिए यह वाला लेयर इधर से भी होगा इधर से भी होगा, तो यह क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो फिगर बनाने के बाद फिगर के नीचे सेल वॉल जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद एक एक पार्ट के बारे में आपको अध्ययन करना होगा कि मध्य पटलिका क्या होती है। तो मध्य पटलिका क्या होती है? यह दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, जो मध्य पटलिका होती है यह दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो इसको 1 बाय 1 कर एक एक हेडिंग डालकर हम बता रहे हैं कैसे आपको लिखना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए कैसे लिखना होगा इसको। तो देख लीजिए, जो फर्स्ट हेडिंग बनेगी कि कोशिका भित्ति के निम्नलिखित भाग होते हैं, उसमें फर्स्ट हेडिंग होगी मध्य पटलिका, मिडिल लैमिला या लैमिली। ठीक है ना, तो क्या लिखना होगा? सेंटेंस देखिए कि कोशिका भित्ति में मध्य की ओर कोशिका भित्ति में मध्य की ओर दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए एक पटल यानी लेयर पाई जाती है जिसे मध्य पटलिका कहा जाता है। या फिर दूसरा सेंटेंस क्या लिख सकते हैं कि मध्य पटलिका दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, जो पेक्टिन की बनी होती हैं, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। ठीक है, यानी मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? पेक्टिन की, जिसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। और काम क्या होगा मध्य पटलिका का? यह दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक कोशा भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो देखिए यह कैसे लिखना होगा? हिंदी सेंटेंस देखते रहिएगा कि यह मतलब प्राथमिक कोशा भित्ति यह मध्य पटलिका के ठीक नीचे पाई जाती है, जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, आप हिंदी लिखते रहिएगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड इत्यादि से मिलकर बनी होती है, जिसकी मोटाई थिकनेस 1 से 3 माइक्रोन होती है। ठीक है, एक बार फिर से सेंटेंस रिपीट कर दे रहे हैं कि मध्य पटलिका के नीचे प्राथमिक कोशा भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जिसकी मोटाई 1 से 3 माइक्रोन होती है। ठीक,
उसके बाद क्या पाई जा रही थी, द्वितीय कोशाभित्ति। तो अगली हेडिंग बनती है द्वितीय कोशाभित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। तो यह प्राथमिक कोशाभित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है, जो हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जिसकी मोटाई 5 से 10 माइक्रोन होती है। लास्ट बचता है आपका चौथा, तृतीय कोशाभित्ति यानी टर्शियरी सेल वॉल। तो यह द्वितीय कोशाभित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है, जो पूर्णतः सेलुलोज की बनी होती है। पूरी तरीके से यह किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन अगर कोई पूछता है कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की। उसमें किसी पार्ट के बारे में कंपटीशन में एक पार्ट पूछा जाता है कि किसी पार्ट का नाम देगा कि यह किस चीज़ की बनी होती है, तो वहाँ आपको पदार्थ का नाम रहेगा ऑप्शन में, उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, इतना तो था इसके भाग के बारे में। उसके बाद एक चीज़ नोट में लिखना होगा, प्लाज्मोडेज्मा क्या होता है। जब आप पादप कोशिका बनाएंगे तो कोशिका भित्ति में बीच बीच में छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना, उसी छिद्र को कहा जाता है प्लाज्मोडेज्मा। तो नोट में प्लाज्मोडेज्मा लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम रहेगा। तो देखिए प्लाज्मोडेज्मा क्या होती है, इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, कोशिका भित्ति के बीच बीच में जगह जगह पर छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसे प्लाज्मोडेज्मा कहा जाता है, जिससे पदार्थों का आवागमन होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थ आते जाते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया कोशिका भित्ति के बारे में। अब आगे क्या होगा, कोशिका भित्ति में कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हेडिंग क्या रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग आपकी पूरी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग बनेगी, कोशिका भित्ति में रासायनिक परिवर्तन, केमिकल मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल। चलिए इसको भी देख लेते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो उसमें पहला आपका है, पहला इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा छोटा साइज कर दें तो बेहतर आपको दिखाई देगा। पहला है कि कोशिका भित्ति में रासायनिक जो परिवर्तन होता है निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला होगा आपका लिग्निभवन, लिग्निफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ अगर पेक्टिन जमा हो जाता है, सेलुलोज के साथ पेक्टिन अगर जमा हो जाता है तो वह लिग्निन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो जब कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ पेक्टिन जमा हो जाने के कारण वह लिग्निन में बदल जाती है, तो यह क्रिया लिग्निभवन कहलाती है। पाई कहाँ जाती है, यह प्रायः ट्रेकिट्स और वेसल्स में पाई जाती हैं, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है ना, यानी क्या कहा जाता है उसको, जाइलम में है, जाइलम में पाई जाती हैं। तो आप जाइलम भी लिख सकते हैं, लेकिन जाइलम में क्या लिखेंगे, ट्रेकिट्स और वेसल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपकी होगी क्यूटिनीकरण, क्यूटिनाइजेशन। तो कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ अगर पेक्टिन जमा हो जाता है तो वह किसका रूप धारण कर लेता है, क्यूटिन का। तो जब कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ पेक्टिन जमा हो जाता है तो वह क्यूटिन का रूप धारण कर लेता है, जिसे क्यूटिनीकरण या क्यूटिनाइजेशन कहा जाता है, जो मोम की तरह यानी वैक्स की तरह व्यवहार करता है। और यह प्रायः कैसे कहाँ जाएगा, तो लीफ में यानी पत्तियों में, पौधों के फ्लावर में, फूल में पाया जाता है और फलों में पाया जाता है। जैसे पत्ती के ऊपर जल करेंगे तो जल नीचे गिर जाता है, उस पर चिपका नहीं रहता, तो मोम की तरह यह व्यवहार करेगा, फिसलता है। ठीक है, तीसरी हेडिंग हो गई सुबेरिनीकरण, सुबेरिनाइजेशन। ठीक है, तो कोशिका भित्ति में अगर सेलुलोज की जगह सुबेरिन जमा हो जाता है तो इस क्रिया को सुबेरिनीकरण कहा जाता है, जो अपारगम्य होती है। अपारगम्य होने के कारण इसमें जल का आदान प्रदान नहीं होता। प्रायः यह कहाँ पाई जाती है, पौधों के तनों में पाई जाती है। अब तने में पाए जाने का मतलब, जाइलम जब ऊपर की ओर बढ़ती है जल को लेकर, तो देखे होंगे तनों से जल बाहर नहीं आता। रीजन्स क्या, अगर तनों से जल बाहर आ जाएगा तो पत्तियों तक जल पहुँचेगा नहीं, तो अपारगम्य होने के कारण पौधों से जल बाहर नहीं निकलता, केवल पत्तियों से जाकर वहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक, चौथा हेडिंग होगा खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए खनिजीकरण क्या चीज़ है कि इसमें क्या होता है, पौधों के कुछ भाग में सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, एक चीज़ लिख लीजिएगा छूट गया है, कैल्शियम ऑक्जेलेट इत्यादि मिनरल जमा हो जाने के कारण, इत्यादि मिनरल जमा हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, खनिजीकरण कहा जाता है। यह पाया कहाँ जाता है, तो गेहूँ, मक्का, गन्ना, बरगद, रबर के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पाँचवा बनता है काइटिनीकरण, काइटिनाइजेशन।
ठीक है। तो देखिए, कुछ शैवाल और कवक का जो सेलवाल होता है वह काइटिन का बना होता है, ठीक है ना। तो उसी क्रिया को कहा जाता है काइटिनीकरण, यानी किसी भी कह सकते हैं आप, मोस्टली कुछ शैवाल और कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। काइटिन बनने की क्रिया को ही काइटिनीकरण कहा जाता है। और प्लांट कोशिका में यानी पादप कोशिका में काइटिन नहीं पाया जाता, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलें। लास्ट आपका आता है श्लेष्मिक पदार्थ यानी म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। तो कुछ पौधों में श्लेष्म का निर्माण होता है। श्लेष्म का निर्माण हो जाने के कारण उसमें जल सोखने की क्षमता पाई जाती है। तो कुछ पौधों में श्लेष्म का निर्माण हो जाने के कारण उसमें जल सोखने की क्षमता पाई जाती है, जिससे इनसे जल का हरासमेंट यानी स्राव कम होता है। अब यह कहाँ पाई जाती हैं, तो मरुस्थली पौधों में पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मरुस्थली पौधे जो भी नागफनी होगा, बबूल होगा, जो भी होगा मरुस्थल में जो पाए जाते हैं रेगिस्तान में, उन्हीं पौधों में यह पाई जाती है। अब उन पौधों के हर एक पार्ट में पाई जाती है, फल हो, फूल हो, पत्ती हो, तना हो, जड़ हो, सभी भागों में यह पाई जाती है, ठीक है। अब लास्ट हेडिंग आपकी बनती है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो देखिए, एक लाइन हमेशा सदैव आपको लिखना होगा कि इसके कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट काम क्या लिखना होगा, फर्स्ट वर्क। वर्क नहीं कहेंगे यहाँ, वर्क तो फिजिक्स का शब्द हो जाता है, यहाँ फंक्शन होगा। तो कोशिका भित्ति का पहला काम क्या होगा कि यह कोशिका को सहारा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। दूसरा काम क्या लिखेंगे, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ढांचा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट होगा, यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। चौथा पॉइंट क्या होगा, इससे कोशिकाओं में पदार्थों का आवागमन यानी आवाजाही होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि तीसरा क्या चौथा पॉइंट रहेगा कि इसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है, यानी आवाजाही होता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यह वीडियो ऐसा बनाया गया था कि गागर में सागर, वही वाला हाल था इसमें। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अन्यथा अगर थोड़ा सा भी स्किप कर वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सेंटेंस को आप लिखते रहिएगा जहाँ पर भी रहेगा, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर दिएगा, ठीक है। जैसा रिस्पांस रहेगा वैसा कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और आपके सिलेबस के लिए पूरा जो भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है पूरी तरीके से फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ज्वलल